धडा 15वा खरा नागरिक. लेखक सुहास बाराटक्के. प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे. निरंजनने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय आहे. पाठाला सुरुवात करूया. निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता. आज शेवटचा नागरिकशास्त्राचा पेपर. तो झाला की संपलीच परीक्षा. इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो. त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच. तो इस पाठ में खरा नागरिक, इस पाठ में हम निरंजन इस बच्चे के बारे में देखने वाले हैं कि जो एक मेहनती लड़का है और उसकी जागरूकता की वजह से अनेक लोगों की जान बची है. तो कैसे वो जान बची है तो यह हम देखने वाले हैं. तो आज निरंजन का क्या है? आज निरंजन का लास्ट पेपर है और उसे क्या करना है कि पढ़ाई करनी थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठ गया है और वह बता रहा है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है. ये तीनों का पेपर उसका एक साथ था. इस वजह से इन तीनों विषयों की बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है. पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते. हा भडसावले गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता. सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो. तो अभी यह जो निरंजन है उसके जो गुरुजी है, गुरुजी यानी कि जो टीचर है, उन्होंने क्या कहा था कि सुबह का जो समय होता है तो वह पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है. तभी हमारा जो मन है वह फ्रेश रहता है और जो क्लाइमेट है वह भी बहुत अच्छा, यानी कि कैसा रहता है, टवटवीत आणि प्रसन्न असं वातावरण असतं आणि त्यामुळे आपला अभ्यास देखील छान होतो. शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजतवानं बनलेलं असतं. प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं. तो सुबह हमारी जो नींद है वह भी पूरी हुई होती है और जो प्रसन्न वातावरण है उसमें हमारी पढ़ाई अच्छे से होती है और ध्यान में भी रहता है. हवेत सुखद गारवा असतो. दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं. तो अभी जो सुबह का समय है यानी कि पहाटेची जी वेळ आहे तो वह कैसे रहती है, टवटवीत प्रसन्न वातावरण और एक जो मंद ऐसी आवाज में, एक छोटे से आवाज में कहीं से रेडियो के ऊपर से एक भक्ति गीत यानी कि डिवोशनल सॉन्ग हमें सुनाई देते रहता है. ते नसेल तर पक्ष्यांच्या सुमधुर संगीत साथीला असतंच. अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक पटकन पाठ होतो. एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं. त्याची रीतही लक्षात राहते. हा निरंजनचा अनुभव. त्यामुळेच भडसावले गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे. तो इसी आह्लाददायक वातावरण में अगर कहीं भूपाली का आवाज नहीं आ रहा है तो क्या जो पंछी है उनका सुमधुर संगीत हम सुन सकते हैं और इसी वातावरण में हम संस्कृत का एखादा श्लोक है वो बाय हार्ट कर सकते हैं. और इसीलिए निरंजन को भडसावले गुरुजी का यह जो सल्ला है यह
बहुत ही इम्पॉर्टंट लगता है। निरंजनची गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती, तसंच गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। तो यह जो निरंजन है उसकी अपने जो टीचर थे, उसके जो शिक्षक थे, उनके ऊपर अपार यानी कि खूब श्रद्धा होती, यानी कि विश्वास था। और जो गुरुजी है, जो शिक्षक है, उनके लिए भी निरंजन एक लाडला विद्यार्थी था, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता था और वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। या जगात त्याचं असं कुणी नव्हतंच। दूर दूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो रहायचा। अभी वह कहाँ रहता है? चिपळूण में एक शहर, चिपळूण के पास एक शहर है, वहाँ पे वह रहता था। वहाँ जो उपनगर है वहाँ वह रहता था और उसका अपना सगा कोई भी नहीं था। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं। आई वडील लहानपणीच वारले। काही दिवस मामाने सांभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं। तो अभी यह जो निरंजन है उसका सगा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके जो मौसी थी, उसके यहाँ उसके जो मामा जी है वे छोड़ के उसे चले गए हैं। या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तेही मुंबईला निघून गेले, ते कायमचेच। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला, रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर, मावशी देईन ते खा आणि इथंच रहा, मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे। तो अभी इस बिचारे निरंजन के पास कोई अपना सगा भी नहीं है। जो मामा थे उनके पास वह छोटे से बड़ा हुआ है और मौसी के यहाँ मामा जी छोड़कर मुंबई चले गए हैं और जाते समय एक इम्पोर्टेंट थिंग उसे बोल के गए हैं कि जो काम पड़ेगा तू वह कर, जो खाने को मिलेगा वह खा और पढ़ाई कर। मामा गेला तो परतलाच नाही। लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं। मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा। अभी जो मौसी है उसकी मौसी ने उसे स्कूल में दाखिल किया है और वह मौसी के घर इनोसेंटली प्रामाणिकपणे काम करता था। और मौसी जो है उसकी जो परिस्थिति है तो वह भी बहुत यथातथा यानी कि बिलो एवरेज बेताचीच परिस्थिती होती। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लाऊन दिले। तो अभी मौसी की परिस्थिति बेताची यानी कि बिलो एवरेज थी, इसलिए पहले ही साल उसका जो इम्प्रूवमेंट है, पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट है, वह देखकर भड़सावळे गुरुजी ने उसे, जो रिच लोग होते हैं तो उनके यहाँ खाने के लिए वार लगा के दिए। यानी कि वार यानी कि क्या होता है कि पुराने ज़माने में जो गरजू विद्यार्थी होते थे उनके लिए बड़े बड़े लोग अपने घर में उन्हें आसरा देते थे, खाने पीने के लिए देते थे। ऐसा वो भड़सावळे गुरुजी ने उसका अरेंजमेंट करके दिया है।
दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा. मग तिथून शाळेत. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. तो अभी निरंजन क्या करता था कि जिनके घर वह खाने के लिए जाता था, सुबह जल्दी जाकर वहाँ से खाता, फिर स्कूल जाता और शाम के समय मौसी के इधर जो मिलता वह खाता, नहीं मिला तो वह भूखा ही रहता. सुबह उठकर जो भी काम है गोठ्यातली सारे कामं आटपून तो अभ्यासाला बसायचा. यानी कि सुबह वह पढ़ाई को बैठता था. गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे. गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन. नाहीतर गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा. अभी भडसावळे गुरुजींनी देखा है कि यह बहुत होशियार है और उसे यह भी बोला है कि अगर जब तक वह अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे अंक आएगा, पहला नंबर लाएगा, तो ही वे उसकी मदद करने वाले हैं और वे उसका जो बुक्स का खर्चा है वह वे ही करते थे और वार भी उन्होंने ही लगा के दिए थे. इसलिए निरंजन बहुत सारी पढ़ाई भी करता था. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता. यानी कि क्या, मन ही मन वह बहुत खुश था, बहुत आनंदी था. नागरिकांची कर्तव्ये कोणती, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, लोकसभा म्हणजे काय, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. तो अगर किसी ने उसे पूछा होता कि खरा नागरिक क्या है, उत्तम नागरिक किसे कहना चाहिए, लोकसभा यानी कि क्या, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कौन असतो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उसे पूछता तो इन सब के उत्तर उसे आ रहे थे. इसलिए वह बहुत ही खुश था. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला. 9 वाजून गेले होते. 10:30ची परीक्षा. त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. भरभर आवरून तो निघाला. अभी उसने पढ़ाई की है और देखता है तो कितने बजे है, 9 बज चुके हैं और उसका जो पेपर है 10:30 का था. उससे पहले उसे देशमुख जी के यहाँ जाके खाना था. बहुत सारे काम थे, इसलिए वह फटाफट तैयार हुआ और निकल गया. मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगराच्या पायथ्याशी होतं. मध्ये एक नदीही लागायची. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरून चालत चालत पार करायला लागायची. परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला. पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती. या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालत होता. तो अभी जो निरंजन है वह कहाँ रहता था, मौसी के घर. और मौसी का घर किधर है, जो गांव है उसके बाहर डोंगराच्या पायथ्याशी वह रहता था. और जब उन्हें
शहर में आना होता था तो नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन अभी कोंकण रेलवे आने की वजह से उनका इधर से उधर आना जाना इजी हो गया है। निरंजन जी और वह चलते चलते क्या कर रहा था, सब रिवाइज कर रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। निरंजनने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। त्याला लोकांच्या या बेफिकीर वृत्तीचा भयंकर राग येई। तो अभी चलते चलते उसे रास्ते में एक पत्थर मिला है और वह उसने उठाकर साइड में कर दिया है। और जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि बड़े बड़े पत्थर रास्तों में गिरा देते हैं, इस वजह से उसको ऐसे लोगों की बहुत चिढ़ आती है। पण दुसरा ठेच काढून जीवाला मुकतो त्याचं काय, असंच त्याचं म्हणणं। निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। आता 9:50 ची गाडी येईल धाड धाड आवाज करत, दिमाखात पुलावरून जाईल। ही कोकण रेल्वे गाडी किती छान दिसते, पण दिसते ना दिसते तोच ती बोगद्यात शिरते। काय मज्जा येत असेल नाही गाडीतून जायला। आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू या विचाराने तो हुरळून गेला होता। तो निरंजन को ऐसे लोगों का कि जो रास्तों में पत्थर गिरा देते हैं, ऐसे लोगों की उसे बहुत चिढ़ थी। और ऐसे ही सोच में वह जा रहा था। उसने वो रास्ते का पत्थर साइड में कर दिया और वो जा रहा था। और अभी जो है कोंकण रेलवे की जो गाड़ी है उसके आने का समय हो गया है। लगभग 9:50 को वह गाड़ी आती है। और उसका जो सपना है, निरंजन का सपना क्या है कि एक बार तो इस गाड़ी से उसे घूमना फिरना है, कि एक बार भी तो उसे कोंकण रेलवे से यात्रा करनी ही है। इस विचार में वह खो गया था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो तभी उसके ध्यान में क्या आया है, तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेलं। हे चित्र कसलं, रोज नसतं बुवा असं म्हणत त्यानं जवळ जाऊन पाहिलं आणि कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचं रूळ वाकडे तिकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्यानी आलं। निरंजनला आश्चर्य वाटलं। तो अभी उसने आगे जाके क्या देखा है कि एक बड़ा सा भगदाड़, यानी कि एक बड़ा सा जो रास्ता है किसी ने खोद दिया है और जो रेलवे का ट्रैक है वह उखाड़ दिया है। यह उसके ध्यान में आया है। तो यह किसने किया होगा, यही बात का उसे आश्चर्य लग रहा था। रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते। त्यानंतर पहाटेस कुणी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा। तो अभी जो काम है, यानी कि जो रेलवे का ट्रैक है वह किसी ने उखाड़ कर रखा है। कभी पहाटे के समय, यानी कि बहुत ही सुबह सुबह भोर के समय पे किसी ने यह काम किया है। रात को 2 बजे जो लास्ट ट्रेन यहाँ से गुजरती है। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50 ची गाडी येईल। निरंजन एकदम सावध झाला। गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल हे त्याच्या लक्षात आलं। निरंजन नागरिकशास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरला। त्याच्या डोळ्यासमोर धाडधाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली। अभी निरंजन जो है वह सब भूल गया है। नागरिकशास्त्र का पेपर, देशमुखांकडचं जेवण, तो यह सब बात भूल गया है। और उसके दिमाग में क्या आ रहा है, खाली लोगों की जो जान है कि लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और अगर अपघात हुआ तो
कितना जो है लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इस बात से वह एकदम डर गया है। स्टेशन इथून खूप दूर होतं, 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती, मग नापास। भडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षणही बंद, रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपुरच राहणार होतं, परंतु मन मानायला तयार नव्हतं। अभी जो स्टेशन है उस जगह से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक है। अगर वह उधर जाता है तो उसका जो लास्ट का पेपर है वह मिस होने वाला है, और अगर वह मिस हुआ तो वो फेल हो जाएगा, और अगर फेल हुआ तो उसका जो खाने का है, पढ़ाई का है, वह सब जो खर्चा है वह सब बंद होने वाली है। इस वजह से उसे बहुत टेंशन आ रहा है, और उसका जो सपना है वह भी टूटने वाला है, लेकिन उसका जो मन है वह मानने को तयार नहीं था। त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली। तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50 ची गाडी नुकतीच आली होती। आता 5 मिनिटात ती सुटणार होती। अभी वह स्टेशन पहुंचा है और वहाँ पे जो 9:50 की ट्रेन है वह आकर रुकी थी, और वह 5 मिनट बाद छूटने ही वाली थी, और वह स्टेशन मास्टर जी से मिलने के लिए गया है।